अस्सलाम वालेकुम। एफएससी फ़िज़िक्स पार्ट 1 का आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है और इस लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने अपने प्रीवियसली जो हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हुआ है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को उसके कुछ मज़ीद नए पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। और जो कंटेंट जो पॉइंट्स आज हम लोगों ने डिस्कस करने हैं उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले शामिल है वेक्टर सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, फिर हमारे पास कुछ मज़ीद डेफिनेशंस हैं जिसमें हमारे पास यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर और लास्ट में इक्वल वेक्टर्स जो हैं ये शामिल हैं। तो इन सब की हम लोगों ने आज डेफिनेशंस, इनकी जो एग्जांपल्स हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, आज हम उनको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन है। तो जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है वो आपके पास बिल्कुल इक्विवेलेंट होता है एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर्स के, बट विद इट्स डायरेक्शन रिवर्स्ड। तो हम लोगों ने वेक्टर एडिशन क्या होती है उसको हम लोगों ने अपने प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जिसके हम लोगों ने देखा था कि जी आपको वेक्टर एडिशन के लिए हेड टू टेल रूल को फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी आज ऐसे ही होगा, क्योंकि आपके पास जैसे कि हम देख रहे हैं बाय डेफिनेशन कि वेक्टर एडिशन के इक्विवेलेंट ही आपके पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन, और मैथमेटिकली भी हमें नज़र आ रहा है कि जैसे a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर माइनस वेक्टर बी। तो हमारे पास क्या होता है, इसको आपके पास जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है उसके अंदर आपके पास वेक्टर ऐड ही होते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है। उसको एक एग्जांपल की मदद से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके पास इस एग्जांपल में लिखा हुआ है a माइनस बी, यानी कि आपको वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करना है वेक्टर a में से। तो आपको अब करना क्या पड़ेगा, आपको वेक्टर a आपके पास जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है अपनी इस डायरेक्शन के अंदर, और ये आपके पास वेक्टर b है। तो सिंपली हम इस वेक्टर b को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से आपके पास कुछ ये इस तरह से होगा कि आपके पास इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो वेक्टर b है उसकी जो अब डायरेक्शन है वो बिल्कुल पहले से 180 डिग्री ऑपोजिट हो चुकी हुई है। तो अब सिंपली हमने इसको वेक्टर एडिशन के तहत जो है उसको ऐड करेंगे, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी हैव टू ड्रॉ द वेक्टर a। बिल्कुल हम लोगों ने उसको उसकी इनिशियल डायरेक्शन की तरह ही यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, और फिर हम क्या करेंगे, इस नेगेटिव वेक्टर को उठाएंगे और हेड टू टेल रूल को फॉलो करते हुए इसकी टेल को वेक्टर a के हेड के साथ ज्वाइन कर देंगे। बिल्कुल उसी तरह से अब रिजल्टेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर जो कि हमारे पास यहाँ पे वेक्टर a है इसकी टेल को ज्वाइन कर देंगे अपने सेकंड वेक्टर के साथ जो कि हमारे पास यहाँ पे माइनस b, और इस तरह से हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू वेक्टर r, या फिर वेक्टर a प्लस इंटू माइनस बी इज़ इक्वल्स टू वेक्टर r। तो इस तरह से हमारे पास ये हम लोगों ने अभी अपना जो पहला पॉइंट है जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन है उसको डिस्कस कर लिया, जो कि हमें ये बताता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बिल्कुल आपके पास वेक्टर एडिशन की तरह ही है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको उन वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ता है। तो ये था हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन। उसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर है वो हमारे पास यहाँ पर तीन तरह की है। कि पहले हम देखेंगे अगर हम किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर हम देखेंगे अगर आप उसी वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और लास्ट में हम देखेंगे कि जब आप किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वान्टिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर उसके नतीजे में क्या नतीजे में कौन सा जो है क्वांटिटी आती है। तो अगर हम चलें तो सबसे पहले हम वेक्टर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ पॉजिटिव नंबर, चूँकि आपको पता है कि हमारे पास जो नंबर लाइन है उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और नेगेटिव नंबर भी होते हैं। तो हम पहले पॉजिटिव नंबर्स को डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव मतलब लाइक जो नंबर्स आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो होते हैं उनको हम सपोज करते हैं पॉजिटिव नंबर के तौर पर। तो अगर आप किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें किसी पॉजिटिव नंबर के साथ तो उसके आपके पास होगा ये कि उसकी मैग्नीट्यूड आपके पास उतने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी जिस नंबर के साथ आप उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करें, और उसके साथ उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी डायरेक्शन बिल्कुल वैसे ही रहेगी जैसे कि उस वेक्टर की डायरेक्शन पहले से ओरिएंटेड थी। तो हमारे पास पता ये लगा कि जब भी आप किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसकी डायरेक्शन में तो इजाफा होगा, लेकिन उससे उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको देखें कि अब उसी वेक्टर को अगर हम उस नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि जो द नंबर्स हु आर लेस देन ज़ीरो, तो उससे क्या होगा कि आपके पास मैग्नीट्यूड अगेन इंक्रीज बाय द नंबर टाइम्स जिससे हम उसको मल्टीप्लाई करें, लेकिन डायरेक्शन क्या है पहले से ऑपोजिट हो जाएगी। तो हम लोग फ़र्क देख रहे हैं कि जब आप किसी वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे उसकी मैग्नीट्यूड में इजाफा हो जाता है और डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब हम उस वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें से उसकी मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स इंक्रीज़ तो कर जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पहले से ऑपोजिट जो है वो हो जाती है। तो ये तो था आपके पास जब आप वेक्टर्स को पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसको आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जी जिस तरह से आपको इस एग्जांपल में क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए को जब मैं पॉजिटिव नंबर जैसे कि एग्जांपल के अंदर इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि सेकेंड वाला जो वेक्टर है इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो पहले से डबल हो चुकी हुई है, 2 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ कर चुकी हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में ही है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर 2a दोनों की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो ये तो था जब आपने वेक्टर को एक पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जिससे उसकी डायरेक्शन में तो पहले से उतने टाइम्स जो है इजाफा हो चुका है, लेकिन उसकी डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आप इस थर्ड वेक्टर को ज़रा गौर से देखें तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ये वेक्टर जो है वो एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है -2 के साथ। ये वेक्टर ए जिसको हम लोगों ने एक नेगेटिव नंबर जो कि -2 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड पहले से बढ़ चुकी हुई है, 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर चुकी हुई है, और उसके साथ साथ आप अगर देखें तो इसकी डायरेक्शन भी पहले से ऑपोजिट है। सो हम देख रहे हैं यहाँ इस एग्जांपल के अंदर क्लियरली कि इस वेक्टर को जब आप एक नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है वेक्टर ए व्हेन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय -2, तो उसके साथ उसकी मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुकी है और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी पहले से ऑपोजिट हो चुकी हुई है। तो ये आपके पास एग्जांपल थी जब हम वेक्टर को किसी पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास एक तीसरा जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन रह गया है वो है कि जब हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर क्या होगा जी, ये वेक्टर है वो मल्टीप्लाई होगा एक स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो जब भी कोई वेक्टर जो है वो किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपके पास एक्चुअली में एक वेक्टर ही होगा। और इस वेक्टर की जो आपके पास डायमेंशन है वो दोनों मल्टीप्लाई होने वाले जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यानी कि आपके पास जो नया वेक्टर क्वांटिटी आएगा वो आपके पास जो स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है उस वेक्टर के साथ उन दोनों की डायमेंशन के प्रोडक्ट के इक्वल ही आपके पास नए आने वाले वेक्टर की डायमेंशन होगी। अगर हम इसको एग्जांपल से देख लें तो और हमारे पास ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की एग्जांपल दी गई हुई है जो कि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है और वो आपके पास आता है जब आप उसको एक स्केलर क्वांटिटी जो कि मास है उसका प्रोडक्ट लेते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि यहाँ पे वेलोसिटी है उसके साथ। सो द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी विल गिव यू मोमेंटम, जो कि आपके पास एक नई फिज़िकल क्वांटिटी है और इस फिज़िकल क्वांटिटी जो कि लीनियर मोमेंटम है इसकी जो डायमेंशन होगी वो आपके पास इस मास और वेलोसिटी के डायमेंशंस के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। इसी तरह से आप सेकेंड एग्जांपल में देखें तो आपको यहाँ पर आपके पास सेम फेमस जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो यहाँ पे मेंशन है विच इज़ F = ma। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मास हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी थी उसको हम एक वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि एक्सेलरेशन है, उसका प्रोडक्ट हमारे पास देता है हमें यहाँ पर फोर्स, और इस फोर्स की जो आपके पास जो डायमेंशन है वो आपके पास मास और एक्सेलरेशन की डायमेंशंस के प्रोडक्ट के इक्वल है। इसी तरह से जो लास्ट एग्जांपल है ये आपके लिए शायद जो नई टर्म होगी जिसको हम इम्पल्स कहते हैं और इसको हम कैपिटल I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। तो आपके पास इम्पल्स एक्चुअली में ये भी आपके पास प्रोडक्ट है फोर्स का और टाइम का। सो इम्पल्स इज़ एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, और इस इम्पल्स जो कि एक नई फिज़िकल क्वांटिटी है इसकी जो डायमेंशन है वो आपके पास इक्विवेलेंट है फोर्स और टाइम के डायमेंशंस के प्रोडक्ट के। सो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आपके पास जब भी हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास एक नई फिज़िकल क्वांटिटी आ जाती है जिसकी कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर ली। अब अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक नई टर्म आ जाती है जो कि है यूनिट वेक्टर, और बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 इन अ गिवन डायरेक्शन। ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास 1 हो उसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, और चूंकि ये वेक्टर है तो डेफिनेटली इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी। तो अगर मैं आपको इस मिसाल से इस तरह से समझाऊँ कि लेट्स से कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि 3 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर आप कहें कि ठीक है इसकी मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर है बट व्हाट इट्स डायरेक्शन, तो इसकी डायरेक्शन आप नहीं बता सकते। तो इस
डायरेक्शन को बताने के लिए जो हम लोग वेक्टर यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं उस वेक्टर का नाम होता है जी यूनिट वेक्टर। सो आपके पास अगर हम उसको एक टिपिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ अगर देखना चाहें, जो कि हमारे पास ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसके अंदर हमारे पास जो यूनिट डायरेक्शन आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी जो वेक्टर, उसको हम यूनिट वेक्टर आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जो यूनिट डायरेक्शन आपके पास अगर हम उस वेक्टर की अलोंग वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करना चाहें तो उसको हम जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जी एक्सिस के अंदर जो हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर लेते हैं उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास ये जो आई जे के हैं ये आपके पास एक्स वाई जी एक्सिस के अंदर किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम वेक्टर से यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं ये उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर आप देखें कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ए वेक्टर ए इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर यूनिट वेक्टर आई, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वेक्टर ए है जो कि 3 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड का है और ये एक्स एक्सिस में मौजूद है। आपको कैसे पता लगा कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है? ये यूनिट वेक्टर आई आपको ही बता रहा है कि आपके पास ये जो वेक्टर ए है दैट इज़ अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपके पास एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है उसको हम यूनिट वेक्टर आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वाई एक्सिस के लिए जो हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसको हम जे के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और जी एक्सिस के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो आपके पास यूनिट वेक्टर है उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट वेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो वेक्टर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि अब अगर आपने यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर आप एरो नहीं लेते बल्कि आप इसको कैप या हेड के जो एक्सप्रेशन है उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक वेक्टर है जो और वेक्टर इक्वल होता है उसके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन के, और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल के लिए जो वेक्टर आप इस्तेमाल करते हैं आप उसको यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। और उसके ऊपर आपको ये कैप और हेड जो है वो बनी हुई नज़र आ रही है। और जो इसका आपके पास फॉर्मूला है वो आपके पास यूनिट वेक्टर, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी आपको वेक्टर दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि जी इसकी डायरेक्शन क्या है तो आप उसको इस फॉर्मूले की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास यूनिट वेक्टर इक्वल होता है वेक्टर ओवर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। आपको अगर आप किसी भी वेक्टर को उसी ही की मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो वो आपके पास उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो है वो प्रोवाइड कर देता है। तो हमारे पास इसकी कुछ मज़ीद भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर आर है तो पोजीशन वेक्टर आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं वो आपके पास यूनिट वेक्टर आर है। आपको नज़र आ रहा है ये वेक्टर आर है और इसके यूनिट वेक्टर आर को हम इस तरह कैप की मदद से एक्सप्रेस करें। और इसी तरह से अगर आपके पास कोई सरफेस है, उस सरफेस का आपने अगर नॉर्मल लिया है तो उस नॉर्मल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसको हम यूनिट वेक्टर एन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये आपके पास अगर फर्दर एग्जांपल्स थी यूनिट वेक्टर्स की, जिसके अंदर अगर मैं इसको रिवाइज़ करूँ यूनिट वेक्टर को, तो हम लोगों ने देखा है कि जी अगर आपके पास एक्स वाई जी और एक्सिस के अंदर अगर आपने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को इस रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए जो यूनिट वेक्टर्स आपको लेने पड़ेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो आपके पास जो यूनिट वेक्टर है वो आई है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो आप यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसको हम जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। और जी एक्सिस के अंदर आपके पास जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है वो के साथ रिप्रेजेंट की जाती है। और अगर आपके पास कोई पोजीशन वेक्टर आर है तो आप उसकी डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर आर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और किसी सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन को आप यूनिट वेक्टर एन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसके साथ अगर हम आगे चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट है डेफिनेशन वो है आपके पास नल वेक्टर, या जिसको हम ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं, उसको हम देखते हैं। तो ये आपके पास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो आपके पास ज़ीरो होती है। जैसे कि उसकी डेफिनेशन उसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि आपके पास नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड आपके पास ज़ीरो होती है और ये किसी भी रैंडम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के अंदर आपके पास मौजूद होता है। सो अगर हम वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर के साथ अमूमन जब भी ऐड अप करते हैं तो हमारे पास जो वेक्टर उसके नतीजे में आता है उसको हम नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर कहते हैं। सो व्हेन एवर ए वेक्टर इज़ एडेड बाय इट्स नेगेटिव वेक्टर सो यू विल ऑलवेज गेट ए नल वेक्टर और ज़ीरो वेक्टर। सो ये आपके पास जो डेफिनेशन है वो नल वेक्टर की होगी या जिसको हम ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं। और एक जो चीज़ आपको अपने जहन में रखनी है कि आपके पास जैसे नंबर में अगर आप नंबर ऐड करें तो आपके पास एक नंबर ही आता है, इसी तरह से आप जब एक वेक्टर में वेक्टर को ऐड करते हैं तो नतीजतन आपके पास एक वेक्टर ही आता है। लेकिन जो आपके पास ज़ीरो है वो आपके पास नल वेक्टर के इक्विवेलेंट नहीं है। आप जो ज़ीरो है उसको वेक्टर के अंदर ऐड नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ज़ीरो आपके पास एक नंबर है और आपके पास जो नल वेक्टर है
जो वेक्टर है वो आपके पास एक अलग फिज़िकल क्वांटिटी है। तो आपको हमेशा जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में करते हैं जिनकी जो नेचर है वो सेम होती है। यानी कि आप नंबर के अंदर नंबर ऐड कर सकते हैं, यानी कि आप स्केलर को स्केलर के अंदर ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप किसी स्केलर को किसी वेक्टर में ना ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ज़ीरो जो है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है और आप उसको किसी भी वेक्टर के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट आप लोगों ने अपने दिमाग में रखना है कि आप जो हमेशा एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो ऐसी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में करते हैं जिनकी जो नेचर है, फ़िज़िकल नेचर जो है वो सेम हो। यानी कि वेक्टर्स विल ऑलवेज बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इनटू वेक्टर्स एंड नंबर्स आर ऑलवेज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इनटू द नंबर्स। तो इसके साथ अगर हम आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पे आपके पास एक और जो हमारे पास जो डेफिनेशन है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है जी इक्वल वेक्टर्स की। तो इक्वल वेक्टर्स आपके पास ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनके आपके पास मैग्नीट्यूड भी सेम होती है और उनकी जो डायरेक्शन भी है वो सेम होती है। सो वेक्टर्स whose magnitude and direction are same are known as equal vectors। तो यहाँ पर आपको नीचे 3 एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी और इस एग्जांपल्स के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास पहली एग्जांपल है, अगर आप इनको क्लियरली देखें तो आपके पास ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है आपके पास सेम डायरेक्शन में तो मौजूद है, लेकिन आप क्लियरली देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल में आपके पास जो दोनों वेक्टर्स गिवन है दे आर नॉट द इक्वल वेक्टर्स। इनकी डायरेक्शन दो सेम है लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड चूँकि सेम नहीं है इस वजह से ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। अगर हम अपनी सेकंड जो यहाँ पर एग्जांपल है उसको चेक करें तो इसके अंदर आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये मैग्नीट्यूड में तो सेम है, इनकी लेंथ्स आपको सेम नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आप देखें इनकी ओरिएंटेशन तो दोनों जो वेक्टर्स हैं ये सेम डायरेक्शन के अंदर नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी आपके पास जो इक्वल वेक्टर्स नहीं है, वेक्टर ए इज़ नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। लेकिन अगर हम अपनी थर्ड एग्जांपल के अंदर गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि हमारे पास जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज सेम है, तो इस वजह से आपके पास ये जो दोनों वेक्टर्स हैं ये आपके पास इक्वल वेक्टर्स हैं। सो इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन भी सेम है और इन दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इस वजह से वेक्टर बी ए इज़ इक्वल्स टू वेक्टर बी। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हो गई इक्वल वेक्टर्स की और मेरे ख्याल से इसके साथ इन सब एग्जांपल्स के साथ आपके पास इक्वल वेक्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब उसके बाद हम लास्ट में अगर इसको यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है एक और चेक करें तो ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल वेक्टर्स। आप पैरेलल वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो उनको इक्वल वेक्टर्स कह सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पे नोट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है ध्यान में रखना है कि ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब है कि दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड और पैरेलल होने का मतलब है कि उनकी डायरेक्शन भी सेम है, तो वो तो आपके पास इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। बट ऑल पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल, कि आपके पास जैसे हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा, अगर मैं आपको दोबारा से यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो एग्जांपल 1 है इसके अंदर आपके पास ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल तो हैं, दे हैव द सेम डायरेक्शन, बट उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि पैरेलल वेक्टर्स ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल वेक्टर्स भी हों। तो आपके पास इक्वल वेक्टर्स होने के लिए ज़रूरी है कि उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। तो इस तरह से हमारे पास जो आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने वेक्टर सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स इन सबको और यूनिट वेक्टर्स इन सबको हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस किया। इनके साथ हम लोगों ने इनसे एसोसिएटेड जो हमारे पास इनकी एग्जांपल्स थी हम लोगों ने उनको भी चेकआउट कर लिया। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो उसकी फुल जो है समझ आ गई होगी और इसके साथ लेक्चर को अटेंड करने के लिए शुक्रिया।